नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें डिजीज पोल्ट्री या मुर्गी पालन में पाई जाने वाली कौन कौन सी डिजीज उसको कंटिन्यू करते हैं, जिसमें बैक्टीरिया से इसके अंदर कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे इसमें कोलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपको पहले बता चुके हैं। वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं इसके अंदर उसके बारे में इसके अंदर पहले बता चुके हैं। उसके बाद में बैक्टीरिया से दो कौन कौन से रोग होते हैं वो आपको बताए गए थे। अब इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर इसमें बात करते हैं कौन कौन से इसके अंदर डिजीज या रोग जो है वह बैक्टीरिया से हो रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें है बॉटुलिज्म, कॉलेरा और ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जनित रोगी है, उसको इसके अंदर आगे कंटिन्यू करके बॉटुलिज्म के बारे में इसके अंदर, या बॉटुलिज्म जो टॉक्सिन होती है उसके द्वारा जब इसके अंदर डिजीज कॉज होती है तो उसको इसके अंदर मुर्गी पालन में बॉटुलिज्म रोग या बॉटुलिज्म डिजीज कहा जाता है। तो मुख्य रूप से इसके अंदर यह क्लोस्ट्रीडियम इसके अंदर जो जाती है उसके बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो क्लोस्ट्रीडियम इसके अंदर बैक्टीरिया है, उसमें जब मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय क्रिया होती है, उसके द्वारा इसके अंदर एक टॉक्सिन बनता है, उसको खाने से इसके अंदर मुर्गी में होने वाला जो रोग है उसको बॉटुलिज्म कहा जाता है। और यह इसके अंदर जो रोग है स्वतंत्र रेंज वाले या फ्री रेंज वाले जो पक्षी होते हैं, जो इसके अंदर कह सकते हैं ग्राउंड में या फील्ड में इसके अंदर जिसको रखा जाता है, ऐसे इसके अंदर पक्षी को रखा जाता है, तो ऐसे इसके अंदर जो जंतु हैं वह इसके अंदर ज्यादा यहाँ पर या पक्षी जो है वह ज्यादा प्रभावित होंगे। तो स्वतंत्र रेंज या फ्री रेंज वाले पक्षी इसके अंदर बॉटुलिज्म टॉक्सिन से ज्यादा प्रभावित होते हैं। और यह इसके अंदर क्लोस्ट्रीडियम इसके अंदर जो जाती है उसके बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला इसके अंदर ये रोग होगा, क्योंकि उसके द्वारा जो टॉक्सिन बनती है उपापचय क्रियाओं के द्वारा, उस टॉक्सिन को खाने से इसके अंदर यहाँ पर ये रोग इसके अंदर मुख्य रूप से इसके अंदर यहाँ पर उसका कारण हो सकता है। बॉटुलिज्म जब टॉक्सिन इसके अंदर कह सकते हैं खाने से या इसका इंजेस्ट करने से जो रोग होता है उसमें क्या क्या प्रभाव होंगे, क्या क्या इसके अंदर लक्षण पाए जाएंगे इसके अंदर कह सकते हैं पक्षी में, मुर्गी में, जैसे वीकनेस या कमजोरी आना, गर्दन या नेक पर, विंग्स पंखों पर, पैर या फुट पर, यहाँ पर पैरालिसिस इसके अंदर कह सकते हैं होने लग जाती है। तो पैरालिसिस कंडीशन इसके अंदर जब होती है नेक रीजन में, पैर में और पंखों में इसके अंदर, उसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं उसके फेदर जो है, फर इसके अंदर कह सकते हैं रिमूव होना या हटना स्टार्ट हो जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करना, जिसको कहा जाता है गमन करना या मूवमेंट करने की इच्छा इसके अंदर पक्षी में नहीं होती है, तो वह बॉटुलिज्म टॉक्सिन के लक्षण होंगे। यह जिसे कहा जाता है इसके अंदर गमन करने की इच्छा या मूवमेंट की इसके अंदर कह सकते हैं इच्छा नहीं होना, इसको रिलक्टेंट कहा जाता है। इच्छा नहीं होना रिलक्टेंट होता है। तो गमन करने की इच्छा यदि इसके अंदर कह सकते हैं पक्षी में नहीं है और पैरालिसिस हो रहा है, गर्दन में, पैर में वीकनेस है, फेदर रिमूव हो रहे हैं, तो ये बॉटुलिज्म टॉक्सिन के लक्षण होंगे। टॉक्सिन इसके अंदर जो इंजेस्ट किया है, जिस पक्षी ने भी टॉक्सिन को जो इसके अंदर क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा बना है उसको खाया है, उसके भोज्य पदार्थ फूड कंटेंट जो है, जो इसके अंदर कह सकते हैं डाइजेशन के द्वारा या भोजन जिस इसके अंदर कह सकते हैं जब पाचन करते हैं उसके द्वारा जब इसके अंदर डाइजेस्टिव मटेरियल जो बनता है उस वो यदि बाहर निकलता है उसके द्वारा भी पहचाना जा सकता है कि इसके अंदर इसे बॉटुलिज्म टॉक्सिन के लक्षण इसके अंदर कह सकते हैं उसमें पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं। उसके अलावा भोजन, फूड और वाटर को भी अलग करके या सेपरेट करके या आइसोलेट करके भी इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल की या पक्षी की रिकवरी की जा सकती है। तो पक्षी को इसके अंदर कह सकते हैं सेपरेट करके या इसके अंदर कह सकते हैं इसको भोजन को, पानी को इसके अंदर अलग रखकर और पक्षी को इसके अंदर वहां पर यदि सेपरेट किया जाए और उसके लक्षण देखकर भी इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल को रिकवर किया जा सकता है। क्योंकि इसके अंदर पहले जो यदि पक्षी इसके अंदर कह सकते हैं उसको देखकर नहीं पता लगा सकते, ये लक्षण जो इसके अंदर पाए जा रहे हैं एक तो उसके आधार पर पता लगाते हैं या इसके अंदर भोजन या फूड मटेरियल जो इसके अंदर कह सकते हैं डाइजेशन हो चुका है उसके बाद में इसके अंदर जो फूड मटेरियल बना है उसको देखकर पता लगा सकते हैं। और फिर उसके जल और पानी को इसके अंदर भोजन जो आपने दिया है, जो जल और पानी को अलग करके और पक्षी को इसके अंदर सेपरेट या अलग स्थान पर रखकर उसको इसके अंदर रिकवरी की जा सकती है। साथ में रखने से इसके अंदर कह सकते हैं टॉक्सिन इसके अंदर कह सकते हैं का इफेक्ट भी इसके अंदर होगा और इसके अंदर कह सकते हैं उसको एनिमल को नुकसान भी हो सकता है, मोर्टिलिटी या मृत्यु भी इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर हो सकती है। नेक्स्ट इसके अंदर बैक्टीरिया के द्वारा ही जनित रोग है जिसको कहा जाता है इन्फेक्शियस इसके अंदर कोराइजा, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। चिकन में या मुर्गी में इसके अंदर फैलने वाला ये मुख्य रूप से ये जो डिजीज है यह श्वसन संबंधी है, रेस्पिरेटरी संबंधी रोग होता है, जो कि इसके अंदर मुख्य रूप से हीमोफिलस पैरागैलिनेरम के द्वारा होता है। जो कि हीमोफिलस पैरागैलिनेरम जो इसके अंदर बैक्टीरिया है और ये मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है, इसके श्वसन या रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। क्या क्या लक्षण होते हैं इसमें, फेस पर सूजन आना, इसके अंदर जो ऊपर वाला इसके अंदर माउथ और हेड जो इसके अंदर कह सकते हैं सिर होता है वह इसके अंदर पार्ट इसके अंदर ज्यादा इसमें फूल जाता है। आंखों के बाहर की ओर भी इसके अंदर सूजन आ जाती है, आंखों के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें भी सूजन आ जाती है।
म्यूकस इसके अंदर डिस्चार्ज होता है, नाक से इसके अंदर म्यूकस निकलता है, तो वह भी लक्षण इसके अंदर इन्फेक्शियस कोराइजा के ही होंगे, जो कि बैक्टीरिया हीमोफिलस पैरागैलिनेरम के द्वारा होता है। और श्वसन इसके अंदर संबंधी रोग होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। कॉली बेसिलिस या जिसके कहा जाता है कॉली बेसिलोसिस, यह जो रोग है इसके अंदर कह सकते हैं ई कोलाई के द्वारा होता है। ई कोलाई इन्फेक्शन भी इसके कारण इसको कहा जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा होने के कारण ई कोलाई इन्फेक्शन भी इसको कहा जाता है। ई कोलाई मुख्यतः इसके अंदर ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन संबंधी रोग होता है उसको प्रभावित करता है। और ई कोलाई इसके अंदर मुख्यतः जो श्वसन संबंधी रोग फैलाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? ई कोलाई इसके अंदर यहाँ पर ज्यादा बढ़ने के कारण, या ई कोलाई ज्यादा क्यों बढ़ जाते हैं इसके अंदर कह सकते हैं, जहां पर ये मुर्गी पालन किया जा रहा है, या तो वहां पर यदि सही प्रबंधन या मैनेजमेंट सही नहीं किया गया है, या इसके अंदर कह सकते हैं पक्षी स्ट्रेस या तनाव में है, तो वहां पर इसके अंदर ई कोलाई की संख्या इसके अंदर ज्यादा बढ़ सकती है और वह इसके अंदर ई कोलाई इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं। तो कॉलीबैसिलोसिस जो है वह डिजीज या रोग जो है वह ई कोलाई के द्वारा होता है, और ई कोलाई की संख्या इसके अंदर बैड मैनेजमेंट के कारण या स्ट्रेस के कारण इसके अंदर वहां पर बढ़ती है, जो कि श्वसन संबंधी रोग फैलाते हैं। कॉलीबैसिलोसिस जो रोग है इसमें इसके अंदर जंतु में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? एक तो होता है इसमें वायु कोष में सूजन होना, एयर सैक जो पाए जाते हैं, पक्षियों में जो एयर सैक पाए जाते हैं श्वसन इसके अंदर तंत्र में, वह एयर सैक या वायु कोष जो पाए जाते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है। डायरिया या दस्त होना, लीवर या यकृत जो पाया जाता है उसका रंग इसके अंदर गहरा होना या डार्क होना, एपेटाइट या भूख नहीं लगना, इसके अंदर कह सकते हैं खाने की इच्छा नहीं होना, यह लक्षण इसके अंदर कॉलीबैसिलोसिस के होंगे, जिसमें इसके अंदर वायु कोष में भी सूजन आ जाती है। इसके कारण इसके अंदर इसको कॉलीबैसिलोसिस, क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण होने के कारण इसे कहा जाता है। यदि इसके अंदर पूरा समूह, पहले इसके अंदर क्लास में भी आपको बता चुके हैं, फर्स्ट जब इसके अंदर मुर्गी पालन स्टार्ट किया था, जिसमें इसके अंदर डिफरेंट टाइप की टर्म्स आपको बताई थी, जिसमें एक टर्म्स जैसे इसके अंदर यहाँ पर पाई जा रही है जिसे कहा जाता है फ्लॉक। फ्लॉक का अर्थ होता है इसके अंदर मुर्गी जब इसके अंदर कह सकते हैं ग्रुप या समूह के रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पर यदि पूरा समूह इसके अंदर यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, तो अब वहां पर इसके अंदर मोर्टिलिटी या मृत्यु दर ज्यादा होगी, एक साथ बहुत ज्यादा इसके एनिमल की मृत्यु यहाँ पर हो सकती है कॉलीबैसिलोसिस के कारण। नेक्स्ट इसके अंदर डिजीज जो होती है बैक्टीरिया से जनित रोग, जैसे कोलेरा है, या इसके अंदर इससे पहले जो रोग पड़े हैं कोराइजा है, या इन्फेक्शियस कोराइजा जिसको कहा जाता है, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस। अब नेक्स्ट जो डिजीज इसके अंदर मुर्गियों में हो सकती है उसे कहा जाता है परजीवी रोग, या पैरासाइट के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, जिसमें इसके अंदर जैसे कोई प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है, या जो नॉन कॉर्डेट है उसके कारण कौन कौन से रोग इसमें पाए जाते हैं। नॉन कॉर्डेट में भी प्रोटोजोआ है, या परजीवी में इसका एस्के एल्मंथिस है, या प्लेटी एल्मंथिस के कारण हो रहा है, या एनलिडा संघ के जंतु हैं उसके कारण इसके अंदर किसी प्रकार का रोग हो रहा है, तो वह इसके अंदर किसके अंतर्गत आता है? मुर्गी में पैरासाइट या परजीवी रोग के अंतर्गत आएगा। उसमें इसके अंदर फर्स्ट जो डिजीज है उसको कहा जाता है कॉकीडियोसिस। फर्स्ट डिजीज इसके अंदर जो पाई जा रही है इसके अंदर उसमें कॉकीडियोसिस कहा जाता है। और कॉकीडियोसिस जो है इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से मुर्गी पालन में होने वाला सामान्य रूप, इसके अंदर कह सकते हैं जो रोग है, इसके अंदर होने वाला जो सामान्य रोग इसके अंदर कह सकते हैं कॉकीडियोसिस कहलाता है। और कॉकीडियोसिस इसके अंदर मुख्यतः इसके अंदर कह सकते हैं परजीवी के कारण होता है, और परजीवी में भी इसके अंदर कह सकते हैं इसमें कौन सा होगा? आइमीरिया टेनेला के कारण इसके अंदर होने वाला रोग कॉकीडियोसिस होता है। वेरी शॉर्ट आंसर में जैसे इसके डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि इसके अंदर आइमीरिया टेनेला इसके अंदर कह सकते हैं किस रोग का इसके अंदर जनक है, या इसके अंदर कह सकते हैं कॉकीडियोसिस इसके अंदर रोग किसके द्वारा फैलता है। इसके अलावा इसके अंदर कॉकीडियोसिस जो रोग है उसके संक्रमण जो इन्फेक्शन होता है वह इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा तीव्रता से फैल सकता है, और इसके अंदर कह सकते हैं जब इसके अंदर संक्रमण इसके अंदर कह सकते हैं तीव्रता से फैलता है तो वह संक्रमण की तीव्रता कितनी है, एक पक्षी से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, इस प्रकार से कितना जल्दी फैलता है उसको कहा जाता है इन्फेक्शन। इसके अंदर कह सकते हैं जो स्प्रेड होता है उसकी तीव्रता कितनी है वह डिपेंड करता है इसके अंदर। वह कैसे पता लगा सकते हैं? या तो वहां पर इसके अंदर पक्षी को या इसके अंदर बर्ड को, इसके अंदर मुर्गी को आइसोलेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, या इसके अंदर कह सकते हैं सेकंड जो इसके अंदर कह सकते हैं पता किया जा सकता है उसके इम्यून लेवल के आधार पर। इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप की सेल होती है, और डिफरेंट टाइप की सेल इसके अंदर कह सकते हैं कितनी इसके अंदर इंक्रीज हो रही है, कौन सी सेल कम हो रही है इम्यून सिस्टम में, उसके लेवल को इसके अंदर पता करके भी इसके अंदर पता कर सकते हैं कि संक्रमण कितना तीव्रता से फैल रहा है, जो इसका आइमीरिया टेनेला से होने वाली डिजीज जिसको कॉकीडियोसिस कहा जाता है। इस रोग के मुख्य लक्षण जैसे एपेटाइट या भूख नहीं लगना, जैसे डिप्रेशन होना, डायरिया होना, और उसमें डायरिया होता है उसके साथ ब्लड भी आता है, तो डायरिया के साथ ब्लड आना कंडीशन जो होती है इसके अंदर कह सकते हैं वो कॉकीडियोसिस का लक्षण होगा।
ग्रोथ भी इसके अंदर कम पाई जाती है, वृद्धि भी इसके अंदर कह सकते हैं कम होगी, ग्रोथ में इसके अंदर कह सकते हैं कमी आ जाती है। इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं यह जो रोग होता है कॉकिडियोसिस, वह इसके अंदर एक तो डायरिया के साथ ब्लड आना, वीकनेस होना, या इसके अंदर भूख नहीं लगना, डिप्रेशन होना, जिसके कारण इसके अंदर पक्षी बहुत ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं कमजोर हो जाता है और इसके अंदर कह सकते हैं उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसका उपचार ये है कि इसके अंदर कह सकते हैं कॉकिडियोसिस को इसके अंदर रोकने के लिए कॉकिडियोसिस को रोकने वाली एंटी कॉकिडियल ड्रग दी जाती है, जिसको कहा जाता है सल्फेनेमाइड। तो सल्फेनेमाइड जो ड्रग है उसको इसके अंदर देकर भी पक्षी का उपचार किया जा सकता है। मुर्गियों को इसके अंदर कह सकते हैं रोग से बचाया जा सकता है, जो कि आइमेरिया टेनेला से होने वाला रोग है। सामान्य रूप से पाया जाता है। मुर्गी पालन में सबसे ज्यादा कॉमन जो डिजीज होती है वह कॉकिडियोसिस ही होगी। दूसरी इसके अंदर फंगस के कारण या इसके अंदर कह सकते हैं फंजाई के कारण जो होने वाली डिजीज है जिसको कहा जाता है माइकोटॉक्सिकोसिस। सेकंड जो इसके अंदर है इसमें परजीवी के कारण हो रही है, फंगस के कारण माइकोटॉक्सिकोसिस कहा जाता है। तो माइकोटॉक्सिकोसिस जो डिजीज है वह इसके अंदर फंगस के कारण होती है और फंगस के भी इसके अंदर कह सकते हैं जैसे फंगस है तो फंगस नुकसान कैसे पहुंचाती है, क्योंकि उसके अंदर कह सकते हैं जो मेटाबॉलिज्म होता है उपापचय क्रिया होती है, जैसे आपके शरीर में भी पाई जाती है, मनुष्य के शरीर में भी पाई जाती है, जिसके कारण इसके अंदर ग्लूकोज है उसका अंदर उपयोग करके एटीपी का निर्माण भी होता है, क्रैब साइकिल होती है उससे भी एटीपी का निर्माण होता है। लेकिन जब इसके अंदर मेटाबॉलिज्म या उपापचय क्रियाएं होती है तो कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं, सह उत्पाद बनते हैं, जिसको इसके अंदर कह सकते हैं जो कि इसके अंदर जंतु के लिए या दूसरे जंतु के लिए नुकसानदायक होते हैं। ऐसे इसके अंदर उत्पाद को इसके अंदर कह सकते हैं मेटाबोलाइट जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं अन्य जंतु को प्रभावित करते हैं। जैसे फंगस के द्वारा जो जहरीले उत्पाद बन रहे हैं जो कि मुर्गी पालन या इसके अंदर मुर्गी के इसके अंदर बिजनेस को जो पोल्ट्री बिजनेस है उसको इसके अंदर प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी इसके अंदर यहाँ पर इसको प्रभावित फंगस के द्वारा किया जा रहा है। कौन कौन से इसके अंदर टॉक्सिन जैसे इसके अंदर फंगस के कारण बनती है और वो इसके अंदर मुर्गी पालन को नुकसान पहुंचाती है, एक तो अल्फा टॉक्सिन और दूसरी होती है इसके अंदर ओचरा टॉक्सिन। तो टॉक्सिन जो है ओचरा टॉक्सिन और अल्फा टॉक्सिन जो है वह टॉक्सिक होती है, वह इसके अंदर जहरीले उत्पाद होते हैं जो कि फंगस के द्वारा बनते हैं और मुर्गी को प्रभावित करते हैं। उसकी मेटाबॉलिज्म या इसके अंदर कह सकते हैं यदि उसने इंजेस्ट कर लिया इसके अंदर भोजन के रूप में या कहीं भी इसके अंदर कह सकते हैं यदि वो शरीर के अंदर एंटर कर गई है तो शरीर में इसके अंदर कह सकते हैं डिफरेंट टाइप से उसको नुकसान पहुंचाएगी और अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं नुकसान पहुंचाकर अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाकर इसके अंदर कह सकते हैं मुर्गी पालन के व्यवसाय को प्रभावित करती है और वो डायरेक्टली भी कर सकती है और इनडायरेक्ट रूप से भी कर सकती है। तो इसमें जब इसके अंदर अल्फा टॉक्सिन या इसका इंजेस्ट करने से क्या क्या इसका नुकसान हो सकता है, तो मुर्गी के इसके अंदर कह सकते हैं जब ये रोग होता है तो उसकी उत्पादन क्षमता प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वह कम हो जाती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी इसके अंदर जैसे मीट भी कम बनेगा और अंडे देने की क्षमता भी इसके अंदर यहाँ पर कम हो जाती है। माइकोटॉक्सिकोसिस इसके अंदर कह सकते हैं जब रोग हो जाता है तो उसके क्या क्या लक्षण है, जैसे इसके अंदर मुर्गी में कैसे पता लगाते हैं, एक तो एपेटाइट लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे कहा जाता है या जिसे कहा जाता है भूख कम लगना, ग्रोथ या वृद्धि भी कम होगी। यदि एनिमल है तो उसके अंदर ग्रोथ या वृद्धि नहीं होगी, मीट कम बनेगा, अंडे देने की क्षमता भी इसके अंदर कह सकते हैं, एग प्रोडक्शन भी उससे कम होगा, तो मुर्गी पालन में इसके अंदर कह सकते हैं नुकसान होगा। इसके अलावा एनलार्जमेंट बड़ा होना, किसका, लीवर का, एक तो यकृत बड़ा हो जाता है और किडनी भी इसके अंदर या वृक्क जिसे कहा जाता है, किडनी वृक्क जिसे कहा जाता है, और इसके अंदर सेकंड जो है लीवर या जिसे कहा जाता है यकृत, ये इसके अंदर कह सकते हैं एनलार्जमेंट होना या बड़ा होना इसके अंदर कह सकते हैं जब होगा तो वहां पर इसके अंदर लीवर और किडनी के बड़े होने का जो इसका लक्षण है वह माइकोटॉक्सिकोसिस में पाया जाता है। तो ओचरा टॉक्सिन और अल्फा टॉक्सिन जो कि फंगस के कारण इसके अंदर डिजीज हो रही है, इसके कारण इसको माइको कहा जाता है और टॉक्सिन सिक्रेट करता है, इसके कारण इसको टॉक्सिकोसिस कहा जाता है, जो कि मुर्गी को इसके अंदर प्रभावित करते हैं, उसकी उत्पादन क्षमता को भी, अंडे देने की क्षमता को भी, ग्रोथ या वृद्धि को, उसके अलावा उसके ऑर्गन को भी, किडनी और लीवर को भी प्रभावित करता है, जिसको कि इसके अंदर वृक्क और यकृत कहा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर रोग इसके अंदर कंप्लीट होने के बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक और बचता है आपके वर्मी कल्चर। उससे पहले इसके अंदर एक देख लेते हैं कि मुर्गी के लिए आवश्यक इसके अंदर कंडीशन या परिस्थितियां कौन कौन सी होनी चाहिए जब इसके अंदर मुर्गी पालन किया जाता है। तो चूजे की या चिकन जब इसके अंदर कह सकते हैं उसका बर्थ होती है, अंडे से इसके अंदर कह सकते हैं हैचिंग होगा, जब चूजा बाहर निकलता है तो इसके अंदर यदि फर्स्ट वीक में है, एक सप्ताह का हो रहा है, तो उसको तापमान यदि 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा, उससे ज्यादा तापमान नहीं चाहिए, न कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए। प्रथम और फॉरेनहाइट में यदि देखें तो 95 डिग्री फॉरेनहाइट होना चाहिए और डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो इसके अंदर 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूसरा सप्ताह है तो टेम्परेचर इसके अंदर धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं, क्योंकि जब बर्थ होती है तो उससे इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा
जब इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल में या इसके अंदर बर्ड में जब चिक की बर्थ होती है उस समय इसके अंदर कह सकते हैं उसको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर टाइम निकलता है उस समय इसके अंदर वहां पर टेम्परेचर धीरे धीरे कम किया जा सकता है। तो जैसे जैसे इसके अंदर कह सकते हैं चिक की एज बढ़ती है, जैसे इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम सप्ताह से इसके अंदर 6 वीक या छठे सप्ताह तक इसमें जैसे यहाँ पर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए, दूसरे सप्ताह में 90 डिग्री, 85, उसके बाद 80, 75 और 70। तो जैसे जैसे इसके अंदर कह सकते हैं चिक या चूजे की इसके अंदर कह सकते हैं एज या आयु बढ़ती है उस समय इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर भी इसके अंदर जो दिया जा रहा है वह इसके अंदर कह सकते हैं कम कर देना चाहिए। और डिग्री सेल्सियस की बात करें, जैसे डिग्री सेल्सियस में इसके अंदर कह सकते हैं टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले जब इसके अंदर कह सकते हैं हैचिंग के बाद चूजा निकलता है उस समय इसके अंदर इसको 35 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद टेम्परेचर कम करके 32 डिग्री इसके अंदर 32.2, 29.4 और 26.6, और जब ये 5वें सप्ताह का हो जाता है तो डिग्री सेल्सियस में 23.9 इसके अंदर कह सकते हैं 5वें सप्ताह में इसके अंदर कह सकते हैं उसको जो टेम्परेचर चाहिए 23.9। तो इसके अंदर कह सकते हैं टेबल या इसके अंदर कह सकते हैं ये बनाने का मतलब, ये इसके अंदर बताने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है टेम्परेचर इसके अंदर कह सकते हैं इसको जो कंडीशन देनी चाहिए टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर जो दिया जाता है वो धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। पहले हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर कम कर दिया जाता है। मुर्गी पालन के लिए इसके अंदर मुख्य रूप से आवश्यक परिस्थितियां ये होती है। उसके अलावा नेक्स्ट इसके अंदर हो सकता है कि ब्रॉयलर अंडे देने वाली मुर्गी है, या इसके अंदर कह सकते हैं ब्रॉयलर जो इसके अंदर कह सकते हैं, या मुख्य रूप से जैसे इसके अंदर दो बताए थे आपको, ब्रॉयलर और लेयर। तो इसमें कौन कौन से भोजन को इसके अंदर कौन कौन से फूड को देना चाहिए और कब देना चाहिए, ये इसके अंदर कह सकते हैं कंडीशन भी बहुत ज्यादा मेंटेन रखनी चाहिए। तो हेल्दी इसके अंदर मुर्गी होगी, एक तो स्वस्थ होगी और उसके साथ साथ में इसके अंदर उसमें अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा होती है। ब्रॉयलर या लेयर कौन सी है उस पर डिपेंड करता है। अंडे देने की है तो अंडे देने की क्षमता ज्यादा होगी, और मीट या मांस का प्रोडक्शन हो रहा है तो मीट या मांस का प्रोडक्शन उससे इसके अंदर कह सकते हैं हेल्दी मुर्गी से ज्यादा होगा, किसी प्रकार से रोग से ग्रसित नहीं होगी। तो जैसे इसके अंदर ब्रॉयलर में इसमें भी स्टार्टर और फिनिशर, स्टार्ट में इसके अंदर भोजन इसके अंदर कह सकते हैं उसको कौन सा देना चाहिए और सबसे अंत में कौन सा फूड देना चाहिए इसके अंदर, यह भी इसके अंदर यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं आहार या फूड जो है, भोजन इसके अंदर कह सकते हैं उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जैसे फूड में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, उसमें सबसे पहले मक्का। तो ब्रॉयलर जो स्टार्टर दिया जाता है उसमें वह 48% या परसेंटेज जो इसके अंदर कह सकते हैं 48% होना चाहिए। और फिनिशर में इसके अंदर दिया जाता है, अंत में जब दिया जाता है तो वह 25 इसके अंदर कह सकते हैं परसेंटेज या फीसदी होना चाहिए। स्टार्ट में ज्यादा देना और इसके अंदर कह सकते हैं फिनिशर अंत में इसके अंदर कह सकते हैं कम देना चाहिए। मक्का, सोयाबीन जो होता है इसके अंदर उसकी खली जो होती है वह इसके अंदर 36% इसके अंदर देनी चाहिए स्टार्टर में, और फिनिशर में इसके अंदर कह सकते हैं 31% इसके अंदर देनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सोयाबीन जो है उसके अंदर इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो प्रोटीन कंटेंट इसके अंदर इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 36 और 31 इसके अंदर फिनिशर और स्टार्टर दोनों में लगभग बराबर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। राइस इसके अंदर ब्रान या भूसी जो होती है राइस ब्रान, उसमें भी इसके अंदर जैसे 46% और इसके अंदर फिनिशर में 10% देना चाहिए। सॉल्ट या नमक भी इसके अंदर कह सकते हैं बराबर मात्रा में इसके अंदर एनिमल या बर्ड के शरीर में पहुंचना चाहिए। तो सॉल्ट या नमक जो है वह लगभग फिनिशर और स्टार्टर में समान रखना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 0.5%। विटामिन भी इसके अंदर जंतु के शरीर में इसके अंदर पक्षी के शरीर में जाने चाहिए, और विटामिन जो शरीर में इसके अंदर जाएंगे तो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी है, उसमें डिफरेंट टाइप के विटामिन जो है इसके अंदर A, B, C, D, E और K होते हैं। तो जैसे इसके अंदर A है, B है, D, K और इसके अंदर कह सकते हैं C होता है, E होता है। तो कितने फीसदी इसके अंदर देने चाहिए स्टार्टर में और इसके अंदर कह सकते हैं फिनिशर में, विटामिन की कंसंट्रेशन भी समान रखनी चाहिए, 0.1%, 0.1%। टोटल जो फूड इसके अंदर आप जो इसके जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आहार का जो कंपोनेंट बना रहे हो आप उसमें 48% तो इसके अंदर कह सकते हैं मक्का होना चाहिए स्टार्टर में, फिर सोयाबीन की खली 36% होनी चाहिए, राइस ब्रान 14%, फिर नमक, विटामिन, मिथ्योनिन जो कि एक प्रकार का अमीनो अम्ल है, मिथ्योनिन जो अमीनो एसिड है इसके अंदर वह 0.1 स्टार्टर में भी और फिनिशर में भी, और डाई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम की डाइट और उसके साथ में फॉस्फेट इसके अंदर कह सकते हैं। फॉस्फेट की मात्रा इसके अंदर जो पूर्ति की जाती है वह 1.2% इसके अंदर मुख्य रूप से किसमें होनी चाहिए, 1.2% इसके अंदर फूड के घटक जो है या इसके अंदर कह सकते हैं जो फूड कंपोनेंट होते हैं, जब इसके अंदर फूड कंपोनेंट बनाए जाते हैं तो इसमें मक्का, सोयाबीन की खली जिसे कहा जाता है इसके अंदर
या जिसमें प्रोटीन की डाइट ज्यादा होती है, प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होगा, मक्का होना चाहिए, जो कि स्टार्टर और फिनिशर में डिफरेंस होता है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से भोजन जैसे इसमें देख सकते हैं आप क्या क्या उसको दिया जाता है। सोयाबीन है, राइस इसके अंदर ब्रान है, नमक होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, अमीनो एसिड होना चाहिए और कैल्शियम और साथ साथ में फॉस्फेट भी इसके अंदर उसको दिया जाना चाहिए। तभी इसके अंदर उसके भोजन की इसके अंदर कह सकते हैं पर्याप्त मात्रा में जब भोजन मिलेगा तब इसके अंदर वह हेल्दी होगी, रोग ग्रसित नहीं होगी और इसके अंदर कह सकते हैं अंडे देने की क्षमता भी उसमें ज्यादा होगी और मीट देने की क्षमता इसके अंदर कह सकते हैं उसमें ज्यादा होगी। तो यह इसके अंदर कह सकते हैं उसमें स्टार्टर और फिनिशर के रूप में इस प्रकार से इसके अंदर कंसंट्रेशन उसकी रखनी चाहिए, जिसमें इसके अंदर अलग अलग इसके अंदर प्रकार के फूड जो इसके अंदर दिए गए हैं उसकी कंसंट्रेशन को मिलाकर इसका भोजन बनाया जाता है। जब इसके अंदर मुर्गी पालन या बिजनेस के रूप में जब किया जाता है, जिसको पोल्ट्री फार्मिंग कहा जाता है, तो वहां पर इसके अंदर भोजन का या रोग नहीं होना या सभी कंडीशन का इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें लास्ट एक टॉपिक बचता है इसके अंदर वर्मी कल्चर, जो कि इसके अंदर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसी के साथ इसके अंदर आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।